नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मक्का की खेती की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गन्ना, गेहूं, धान, सोयाबीन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपकी महत्वपूर्ण फसलें हैं। एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम मक्का को बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं वानस्पतिक नाम क्या है। जिया मेज़ है, ठीक है। देखो, एक बार क्या हुआ कि हम जब कक्षा 11 में पढ़ते थे तो मेरे टीचर ने पूछा था कि जिया मेज़ की स्पेलिंग लिख कर दिखाइएगा। एक बच्चे को खड़ा कर किया था, ठीक है। तो उससे ये पूछा कि जिया मेज़ होता है, जिया मेज़ होता है। तो उसने क्या कर दिया, कन्फ्यूज हो गया, उसको लगा कि जिया मेज़ होता है, उसने इस तरीके से लिखा था, ठीक है, जिया मेज़। लेकिन एक्चुअली में जो मेज़ की स्पेलिंग होती है वो MEIZ ही होती है, मेज़। ये मक्के की स्पेलिंग होती है, लेकिन जो नाम होता है वो जिया मेज़, इसका वर्टिकल नेम वो MA/S होता है, मेज़ होता है। ये सिर्फ हमारे बताने का मतलब यही था कि कभी कभार क्या होता है, जनरल सी बात कोई पूछ देता है और अटक जाते हैं। एक्चुअली में सभी अटक जाते हैं, कोई उसमें कहने वाली बात नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो मक्के की स्पेलिंग होती है वो मेज़ होती है, इस तरीके से MAIZD, ठीक है। तो जिया मेज़ इस तरीके से लिखा जाता है। अगर हम इसके कुल की बात करें तो कुल इसका है पोएसी, ये नया नाम है। ग्रेमनी क्या है, पुराना नाम है। ओके, फिर उसके बाद में उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो मैक्सिको है और ये मध्य अमेरिका माना जाता है। गुणसूत्र की बात करें तो TN = 20 होते हैं, ठीक है। इतनी बात आप अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जितनी भी हमारी महत्वपूर्ण फसलें हैं, चाहे वो कक्षा 12 की हों या कक्षा 11 की हों, सभी का एक आप लोग चार्ट बनाइएगा और चार्ट में उसका वानस्पतिक नाम, कुल, उत्पत्ति, गुणसूत्र, ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। जहाँ पे आप पढ़ते हैं या लेटते हैं, आपकी नज़रों के सामने वहाँ पे रहे, ठीक है, लगा लीजिएगा और उसको देखते रहिएगा। देखते देखते सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। ये काम कर लेना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ें जो मक्का के अंदर होती हैं, जो क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से पूछा जाता है। जो हमारी मक्का फसल होती है, ये हमारी फसल जो होती है ये नॉन टिलर वाली होती है। इसके अंदर कोई भी टिलर नहीं निकलते। आप सोच रहे होंगे कि टिलर क्या होते हैं, बताते हैं। जैसे आपने गेहूं का पौधा देखा होगा, गेहूं के पौधे में इस तरीके से जो ज़मीन में जड़ लगी होती है वहाँ से खूब टिलर निकलते हैं, पौधे निकलते हैं, 1 2 3 4 ऐसे निकलते रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये टिलर होते हैं, ठीक है, टिलर निकलते हैं। लेकिन आपने मक्का का पौधा देखा होगा, हालांकि सभी लोगों ने देखा होगा, है। जिसने नहीं देखा है तो यार पढ़ने का कोई मतलब नहीं। हम लोग किसान के घर से हैं तो सभी लोगों ने देखा ही होगा। चलो, ये मजाक की बात थी, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो मक्का का पौधा होता है वो सिंगल होता है। इस तरीके से पौधा सिंगल होता है, जमीन से लगा होता है, इसमें किसी प्रकार के टिलर नहीं निकलते हैं। तो नॉन टिलर वाली फसल होती है। इसके अंदर जबकि कोई टिलर नहीं निकलते हैं, कैसी होती है, नॉन टिलर होती है, समझिएगा। कोई टिलर नहीं निकलते हैं, तब भी जितनी भी हमारी अनाज वाली फसलें हैं, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, ये जितनी भी हमारी अनाज वाली फसलें हैं, ठीक है, सीरियल्स वाली फसलें हैं, अनाज वाली फसलें हैं, इनमें सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन देखा जाए, उत्पादकता देखी जाए तो किसकी है, मक्के की है। किसकी है, मक्के की है। एक भी टिलर ना होने के कारण भी सबसे ज़्यादा उत्पादकता किसकी है, मक्का की है, ठीक है। इसीलिए इसको जो अनाजों की रानी है, ठीक है, अनाजों की रानी इसी को कहा जाता है, अनाजों की रानी। किसको कहा जाता है, मक्का को कहा जाता है। ये बात हमेशा याद रखना और महत्वपूर्ण है। तो मैंने इसीलिए आपको अच्छी तरीके से बताया है कि अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, मक्का को कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा उत्पादकता होने के कारण ही इसको एक और नाम दिया गया। वो क्या नाम है, इसको कहा जाता है अद्भुत फसल, अद्भुत फसल, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अद्भुत और अनाजों की रानी किसको कहा जाता है, मक्का को कहा जाता है, ठीक। एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देख लेते हैं, जो मक्का का पौधा होता है वो C4 प्लांट होता है, C4 पौधा होता है। C4 क्या होता है, जिस पौधे के अंदर 4 कार्बन बनते हैं, ठीक है, 4 कार्बन बनते हैं उसको C4 कहा जाता है। जिसके अंदर 3 कार्बन बनते हैं उसको C3 पौधा कहा जाता है। ये बात कभी आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझाएंगे, अगर यहाँ पे समझाएंगे तो एकदम चीज़ें बिगड़ जाएंगी, समझ में नहीं आएंगी। तो इतना समझ लीजिए कि C4 पौधा मक्का का पौधा कहा जाता है। और सबसे पहले जो C4 साइकिल थी वो मक्का और गन्ना के अंदर खोजी गई थी। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि किसके अंदर C4 साइकिल खोजी गई थी, तो जो C4 साइकिल होती है वो सबसे पहले इन दोनों फसलों के अंदर खोजी गई थी। तो अब हम लोग देख लेते हैं पोषक तत्व से। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पोषक तत्व से भी, क्योंकि जो सीरियल वाली फसलें हैं, अनाज वाली है, हमारी खाने वाली खाद्यान्न वाली फसलें हैं, तो उसमें क्या है, पोषक तत्व ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तभी तो हम लोग खाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो पोषक तत्व होता है उसमें सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट होती है प्रोटीन,
ठीक है, प्रोटीन तो इम्पोर्टेंट है, कितने परसेंट पाई जाती है, सभी को पता होगी 10% पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है ये पूछा जाता है, तो जीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, तो हमेशा ये बात याद रखना। उसके बाद में इसमें तेल पूछ लिया जाता है, तेल कितना पाया जाता है, तो 4 से 5% तेल मक्का के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अनाज वाली फसल है तो कार्बोहाइड्रेट की तो बात चलेगी ही चलेगी, तो पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, 70% पाया जाता है, क्योंकि जितनी भी हमारी अनाज वाली फसलें हैं उनमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है, 70% पाया जाता है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, ये जो मक्का का पौधा होता है शॉर्ट डे प्लांट होता है। और साथ में नोट्स भी अपने बनाते रहिएगा, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा, तो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी एग्जाम के टाइम पे। ओके, अब आगे हम देख लेते हैं, जो मक्का का पौधा होता है वो होता है द्विलिंगाशयी। द्विलिंगा द्विलिंगाशयी को बोला जाता है मोनोसियस। ठीक है, देखो मेरे को क्या है, मोनोसियस समझ में अच्छी तरीके से पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। द्विलिंगाशयी बड़ा अटपटा नाम लगता है, तो आप भी मोनोसियस ही याद रखना जहाँ तक कोशिश हो पाए। अब होता क्या है मोनोसियस, इसको क्यों कहा जाता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई मक्का का पौधा है। ठीक है, मक्का का पौधा है, इसमें इस तरीके से ये उसकी निकली हुई हैं पत्तियां या ब्रांचेज, जो भी आप कह लीजिए, ब्रांचेज तो नहीं निकलती हैं, पत्तियां इस तरीके से कुछ होती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे पत्तियां निकली हुई हैं, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे निकलता है इसका फूल, मक्के के पौधे में यहाँ पे निकलता है फूल। ठीक है, यहाँ पे जो फूल निकलेगा उसको बोला जाता है मेल। मेल, और जिसमें भुट्टा लगा होता है, मान लो यहाँ पे लगा हुआ है भुट्टा। ठीक है, भुट्टा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, मक्का का दाना जिसमें लगा होता है उसको भुट्टा बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो रेशम की तरह ऐसे रेसे निकले होते हैं वो होता है फीमेल पार्ट, मक्के का वो होता है फीमेल पार्ट। तो पूछा जाता है जो मेल पार्ट मक्के का होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको टेसल बोला जाता है। ठीक है, टेसल बोला जाता है। और जो मादा वाला पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, सिल्क बोला जाता है, सिल्क। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखे दे रहा हूँ, कभी कभार आ जाता है इंग्लिश में तो आप जान जाएंगे। इसको बोलते हैं टेसल और इसको बोलते हैं सिल्क। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेल पार्ट जो मक्के का होता है वो टेसल होता है, और फीमेल पार्ट जो मक्के में होता है वो सिल्क होता है। और जो फीमेल पार्ट होता कहाँ है, जो मक्का का भुट्टा होता है जिसमें रेशम जैसे उसमें रेसे निकले होते हैं उसको फीमेल पार्ट बोलते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको मोनोसियस इसलिए बोला जाता है कि देखिएगा इसमें इसके ऊपर क्या, एक फ्लावर यहाँ पे एक फ्लावर यहाँ पे, तो मेल वाला है उसमें टेसल लगे हुए हैं, मतलब मेल पार्ट है, और एक ही पौधे पर फीमेल पार्ट भी है, तो इसीलिए इसको मोनोसियस बोला जाता है, इसको द्विलिंगाशयी बोला जाता है। तो चीज़ आपको समझ में आ गई, एक ही पौधे पे जब नर और मादा दोनों अलग अलग फ्लावर प्रेजेंट हों पौधे पे तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोसियस बोला जाएगा। ओके, अच्छा, जितने भी द्विलिंगाशयी पौधे होते हैं, मोनोसियस वाले जो पौधे होते हैं इनमें होता है स्वपरागण। क्या होता है, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन जिसे बोला जाता है। लेकिन मक्का का पौधा ऐसा है इसके अंदर मतलब कि नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, जबकि इसमें स्वपरागण होना चाहिए मक्के के पौधे में, तब भी यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कौन सा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसको इंग्लिश में ऐसे लिख लेंगे, क्रॉस परागण। जितने भी मोनोसियस पौधे होते हैं उनमें सब में स्वपरागण होता है, लेकिन मक्का मोनोसियस पौधा द्विलिंगाशयी पौधा होने के बावजूद भी इसमें क्या होता है, क्रॉस परागण होता है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने जो बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो मक्का का पौधा होता है वो कैसा है, द्विलिंगाशयी होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर हम इसके आगे की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि जो मक्का का नर वाला पार्ट होता है, मक्का का जो नर वाला पार्ट होता है, नर जिसको मेल बोलते हैं, मेल वाला होता है। अगर मान लो ये सबसे पहले परिपक्व हो जाए, टेसल, सबसे पहले टेसल क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए। और जो मादा वाला पार्ट होता है, मक्के का जो मादा वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्क, ये बाद में क्या हो, बाद में परिपक्व हो। नर वाला पहले परिपक्व हो गया और मादा वाला जो पुष्प था वो बाद में परिपक्व हो पाया, तो इसको क्या कहेंगे, मतलब कि ये वाला पहले परिपक्व हो गया फूल नर वाला, और ये मादा वाला बाद में जब परिपक्व हुआ, तो इस इन दोनों को क्या कहेंगे, तो इस क्रिया के दौरान जो बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाता है प्रोटेंड्री। क्या बोला जाएगा, प्रोटेंड्री। और ये किसके अंदर होता है, ये मक्का के अंदर होता है, ये क्रिया ज़्यादातर मक्का के अंदर देखी जाती है।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हो सकता है मादा वाला भी तो पहले परिपक्व हो जाता है, नर वाला बाद में परिपक्व हो, तो इस क्रिया को क्या बोला जाएगा? तब इस क्रिया को क्या बोला जाएगा? तब इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी बोला जाता है, ठीक है। और ये प्रोटोगाइनी जो क्रिया होती है वो किस फसल में होती है? ये बाजरा के अंदर होती है, ठीक है, बाजरा के अंदर होती है, ये मक्का के अंदर नहीं होती है, ठीक है। ये प्रोटोगाइनी जो होती है वो मक्का के अंदर नहीं होती है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। प्रोटोगाइनी जो होती है वो बाजरा में, देखो इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन आपसे प्रोटोगाइनी किस फसल में होती है, तो बाजरा के अंदर होती है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये मक्का के अंदर भी ऐसा होता है कि मादा वाला पार्ट पहले परिपक्व हो जाए और जो नर वाला पार्ट है वो बाद में परिपक्व हो, तब भी इसको प्रोटोगाइनी बोला जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग रहेगी वो क्षेत्रफल के हिसाब से कितना उत्पादन होता है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्पादन देखेंगे, और इसके साथ साथ में एक चीज़ और भी देख लेंगे कि उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। क्षेत्रफल भी देखेंगे और उत्पादन भी देखेंगे। अगर हम विश्व की बात करें, अगर हम विश्व में बात करें तो क्षेत्रफल में भी और प्लस उत्पादन में भी अमेरिका आगे है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि विश्व की अगर बात हो जाए तो क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में कौन आगे है? अमेरिका आपका आगे रहता है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत, ठीक है। ये तो विश्व की बात हो गई। भारत में अगर हम बात करें, भारत में अगर हम बात करें तो भारत में आपको पता होगा क्षेत्रफल में कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ये दोनों क्षेत्रफल में बराबर हैं, ठीक है। दोनों क्षेत्रफल में अगर आप कहीं कहीं बुक में आपको कर्नाटक दिखेगा, कहीं कहीं पर मध्य प्रदेश दिखेगा, लेकिन आप आईसीआर की वेबसाइट पर देखेंगे तो वहाँ पे कर्नाटक और मध्य प्रदेश दोनों क्या है? क्षेत्रफल में सेम है, ठीक है। इनका जो क्षेत्रफल जो है वो 15% इसका कर्नाटक का भी है और 15% मध्य प्रदेश का, तो दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है क्षेत्रफल में वो सेम है, बराबर है, ठीक है। तो दोनों सेम माने जाते हैं। अगर हम यहाँ पे भारत में ही अगर हम उत्पादन की बात करें, अब यहाँ पे देखिएगा उत्पादन में चीज़ें बदल जाएंगी। क्या बदलेगा उत्पादन में? उत्पादन में जो होगा वो कर्नाटक फर्स्ट पे आ जाएगा। कर्नाटक में जो उत्पादन होता है वो फर्स्ट नंबर पे है उत्पादन में। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सेकंड पे आता है। मध्य प्रदेश किस पे आएगा? सेकंड नंबर पे उत्पादन में आ जाएगा। और आपका थर्ड नंबर पे आता है बिहार, थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है, उत्पादन में। ये भारत की बात हो गई। अगर हम उत्पादकता की बात करें, देखो उत्पादन की बात भारत में हो गई, अब उत्पादकता भी देख लेते हैं। प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है? देखो उत्पादन तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में हो गया, लेकिन उत्पादकता अगर देखी जाए, मतलब आपके पास एरिया बहुत कम है लेकिन उसमें भी अच्छी तरीके से उत्पादकता कौन सा प्रदेश दे रहा है वो देख लेते हैं। उत्पादकता में कौन आगे, कौन सा प्रदेश आगे है? तो आपका आंध्र प्रदेश आगे है, ठीक है, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ थी तो वो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि जो मक्का की फसल है वो कैसी है? खरीफ फसल है। मक्का की कैसी फसल है? खरीफ फसल है। मतलब सबसे ज़्यादा उगाई खरीफ में ही जाती है, खरीफ फसल इसीलिए है भी, ठीक है। कितने 83% एरिया जो है, 83% जो एरिया घेरे हुई है वो खरीफ की फसल घेरे हुई है मक्के की, लेकिन ये रबी में भी उगाया जाता है। रबी फसल भी है मक्का, ठीक है, रबी में भी उगाया जाता है। रबी में कितना 17% सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन है, एरिया वाइज उगाया जाता है। और कहाँ उगाया जाता है? तो आपको बता दें बिहार में, ठीक है, बिहार में। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो मैंने इसीलिए ये सारी चीज़ आपको समझाई है। रबी सीजन में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस प्रदेश का है? तो आपको यहाँ पे बताना है बिहार। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं मक्का की कुछ महत्वपूर्ण किस्में। अगर हम किस्म की बात करें तो संकर किस्मों में गंगा वन, जो देखो संकर किस्में हैं उसमें सबसे पहले गंगा वन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछी भी जाती है, ठीक है। ये जो है ये सबसे भारत की प्रथम है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रथम किस्म जो मक्का की थी वो गंगा वन थी। और ये कब आई थी? तो आपको बता दें 1961 में आई थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में दक्कन 103 हो गई, गंगा सफ़ेद ये 2 हो गई, गंगा 5 हो गई, गंगा 101 हो गई, पूसा शंकर 2 हो गई, रणजीत हो गई, हाई स्टार्च हो गई। हाई स्टार्च ये वैरायटी है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें मैंने जो महत्वपूर्ण थी वही लिखी है। BL 54 हो गई। कुछ ये महत्वपूर्ण किस्में हैं शंकर वाली। उसके बाद में देख लेते हैं संकुल किस्में। संकुल किस्में में विक्रम हो गई, विजय है, अंबर है, किसान है, जवाहर है।
तो इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये वाली है अंबर। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी। मैंने ज़्यादा किस्में नहीं बताई हैं, जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के तौर पे वही लिखी हुई हैं। पढ़ने को तो आप बुक में बहुत सारी किस्में पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम गुणों के आधार पर इसका वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। तो इसका जो वर्गीकरण है वो 7 क्लासों में डिवाइड किया गया है, 7 भागों में डिवाइड किया गया है इसका वर्गीकरण। ठीक है, किसके आधार पे? रंग के आधार पे, उसकी गुणवत्ता के आधार पे, उसके उत्पादन के आधार पे, इन सारी चीज़ों के आधार पे इसको 7 भागों में डिवाइड किया गया है, 7 वर्गों में डिवाइड किया गया है। और ये किसने किया था? एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था कीप्स। कीप्स नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1959 में इसको 7 उप प्रजातियों में डिवाइड किया। किप्स नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1959 में 7 उप प्रजातियों में इसको डिवाइड किया। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है फ्लंट कॉर्न। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो नाम होता है वो जियामेज इंडोरेटा होता है। क्या होता है? जियामेज इंडोरेटा। ये जो है ये सबसे ज़्यादा भारत में उगाया जाता है, भारत में उगाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी इसी का है भारत में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। भारत में जियामेज इंडोरेटा उगाया जाता है और इसीलिए इसको इंडियन कॉर्न भी कहा जाता है। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो इसको बोला जाता है डेंट कॉर्न। ठीक है, अब यहाँ पे डेंट कॉर्न इसको क्यों बोला जाता है, अब देखिएगा, चीज़ समझिएगा। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है जियामेज इंडेंटेटा होता है, इंडेंटेटा, जियामेज इंडेंटाटा होता है। इसको डेंट कॉर्न क्यों बोलते हैं? आप लोग इमेज में देखिएगा यहाँ पे दबा हुआ कुछ पड़ा हुआ है। इसके जितने भी दाने होते हैं वो दबे हुए होते हैं, बीच में डेंट पड़ा होता है। जैसे आप कोई भी कार देखिएगा, कार ऐसे होती है, ठीक, कार की बॉडी, और उसकी कार की बॉडी में जब डेंट पड़ जाए, उसमें कोई दब जाए किसी तरीके से यहाँ पे, तो इस तरीके से ये उभरा हुआ हो जाता है। तो इसी को डेंट बोला जाता है। तो जो इसमें जो भुट्टे में जो दाने होते हैं वो उसमें दबे हुए बीच में होते हैं, तो इसीलिए इसको डेंट कॉर्न कहा जाता है। ये चीज़ आपको पता ही हो गई होगी। अगर हम डेंट कॉर्न की बात करें तो डेंट कॉर्न, अगर संसार में सबसे ज़्यादा जो हाइब्रिड किस्में बनी हैं, संसार में जो हाइब्रिड किस्में बनी हैं वो इसी से विकसित की गई हैं, डेंट कॉर्न से। ठीक है, आपको याद रखना है डेंट कॉर्न का नाम क्या होता है? जियामेज इंडेंटेटा होता है। तो ये सिंपल सा पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये जो डेंट कॉर्न है ये सबसे ज़्यादा उगाया कहाँ जाता है? ये अमेरिका में। अमेरिका में सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है। 95% सिर्फ अमेरिका का ये क्षेत्रफल यही डेंट कॉर्न घेरे हुए है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमेरिका में किसकी खेती होती है? डेंट कॉर्न की होती है। तीसरे नंबर पे आता है पॉपकॉर्न। अगर हम पॉपकॉर्न की बात करें तो पॉपकॉर्न का क्या नाम होता है? जियामेज इवर्टा होता है। क्या होता है? जियामेज इवर्टा। अब ये क्यों फूट जाता है पॉपकॉर्न? आप लोगों ने खाया होगा, मूवी भी देखने गए होंगे तो वहाँ पे खाया होगा या मेले में खाया होगा। तो होता क्या है, जो मेज़ होता है, मेज़ का जो दाना होता है, मक्का का जो दाना होता है, इसका जो सीड कोट होता है, जो कवर होता है, वो बहुत कठोर होता है। ठीक है, अब दाने के अंदर नमी होती है, सिंपल सी बात है, नमी होती है। जब इसको आग में डाला जाता है या इसको गर्म किया जाता है तो वहाँ पे जो नमी होती है वो वाष्प के रूप में हो जाती है, वाष्प के रूप में, तब तो वो ब्लास्ट ही होगा। जब ब्लास्ट होता है तो उसका कठोर वो होता है कवर, और उसकी वजह से जब ब्लास्ट होगा तो वो फूट जाता है, फैल जाता है। तो पॉपकॉर्न का जो इंडोस्पर्म होता है, इंडोस्पर्म, वो कैसा होता है? कठोर होता है। कठोर होने की वजह से ही ये फूट जाता है, फूट के फ्लावर टाइप का हो जाता है, मतलब फट जाता है। तो इसीलिए इसका जो इंडोस्पर्म या सीड कोट, जिसको हम इसको सीड कोट भी बोल सकते हैं। हालांकि सीड कोट और इंडोस्पर्म अलग बात होती है। ठीक है, सीड कोट कैसा होता है? कठोर होता है। इसमें सिर्फ इतनी ही चीज़ याद रखनी है। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें स्वीट कॉर्न, मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट यही है, स्वीट कॉर्न। ठीक है, इसका स्वीट कॉर्न का नाम क्या होता है? जियामेज सेकेरेटा होता है। क्या होता है? जियामेज सेकेरेटा। और उनके सबके नाम याद रखने हैं आपको, ये नोट्स में अपने लिखना है, जियामेज सेकेरेटा, और ऐसे याद करना है एक एक करके। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये मीठा होता है, इसीलिए इसको स्वीट कॉर्न कहा जाता है। इसके अंदर जो शुगर होती है वो ज़्यादा होती है, शुगर परसेंटेज ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वीट कॉर्न कहा जाता है। और यहाँ पे जो स्टार्च होता है, स्टार्च वो क्या होगा? कम होगा, इसीलिए ये मीठा होता है। और ये देखो, आप लोगों ने खाया होगा जो स्वीट कॉर्न होता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो दाने होते हैं आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अगर दबाओगे तो फूट जाएंगे। ठीक है, बहुत नर्म होते हैं।
हैं। तो ये नर्म होते हैं। आप लोगों ने खेत में गए होंगे तो मक्के को कच्चा कभी खाया होगा, कच्चा हुआ खेत में तोड़ के ऐसे खाते हैं। तो वो जो होती है मतलब अपरिपक्व अवस्था होती है मक्के की। जब वो मीठा लगता है तो वो अपरिपक्व अवस्था होती है। तो जब भी हम इस मक्के को तोड़ते हैं तो वो अपरिपक्व अवस्था होनी चाहिए, अपरिपक्व अवस्था होनी चाहिए। अगर ये परिपक्व हो गया तो उतना मीठा नहीं रहता है। ठीक है, ये चीज़ सिंपल सी समझ में आ गई होगी। पाँचवें की बात करें तो इसको बोला जाता है फ्लोर कॉर्न। ठीक है, फ्लोर कॉर्न का नाम क्या होता है? जियामेज इमाइलेसिया नाम होता है इसका। इसका सिंपल सा क्या बनाया जाता है? इसका आटा बनाया जाता है। इसका क्या बनाया जाता है? आटा बनाया जाता है। क्यों आटा बनाया जाता है? क्योंकि इसका जो दाना होता है वो मुलायम होता है। इसका दाना मुलायम होता है, इसलिए इसका आटा बनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि जो फ्लोर कॉर्न होता है इसका नाम क्या होता है? जियामेज इमाइलेसिया होता है। और ये किस काम में लिया जाता है? आटा बनाने में, क्योंकि इसका दाना जो होता है वो मुलायम होता है। सिंपल सी बात इतनी समझ में आ गई होगी। छठवा हमारा है पॉड कॉर्न। अगर हम पॉड कॉर्न की बात करें तो इसका नेम क्या होता है? जियामेज ड्यूनिकाटा होता है। क्या होता है? ओके। अगर हम इसकी बात करें तो इसका प्रत्येक दाना छिलके से ढका रहता है। जितना इसका जो दाना होगा, प्रत्येक देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये जो दाने हैं ये देखो छिलके से ढके हुए हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो बाकी के मक्के होते हैं इनके ऊपर ये कवर जैसा चढ़ा होता है, ठीक है। लेकिन ये पूरे दाने के जितना पूरा भुट्टा होता है पूरे को ढके होते हैं। जैसे बीच में मान लो ये भुट्टा है, ये भुट्टा इसको पूरी तरीके से ऐसे ढके होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका पॉड कॉर्न होता है, पॉड कॉर्न में क्या होता है? प्रत्येक दाना होगा, मतलब जो इसमें दाने लगे उनके ऊपर कवर लगा हुआ होता है। जैसे आप इमेज में देखिएगा, इसके ऊपर देखो, इनमें सब में ये कवर लगा हुआ है प्रत्येक दाने के ऊपर। तो जो पॉड कॉर्न होता है इसके जो प्रत्येक दाने होते हैं उनके ऊपर क्या होता है? प्रत्येक दाना इससे ढका होता है, ढका होता है। ये जो हस्क होता है, हस्क से ढका हुआ होता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और ये बहुत प्राचीन है, अब तो ये नहीं उगाया जाता है, ये प्राचीन है, प्राचीन किस्म है मक्के की। लास्ट आपकी जो है बैक्सीकॉर्न। बैक्सीकॉर्न को बोला जाता है जियामेज सेरेटिना। ठीक है, इसका नाम भी, इसका भी याद रखना है। बैक्सीकॉर्न जो होता है इसको जियामेज सेरेटिना बोला जाता है। इसके अंदर जो स्टार्च होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्टार्च की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, किसी भी फसल के दाने में स्टार्च की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो वो दाना कैसे होगा? चिपचिपा होगा। आप लोगों ने मुंह में जब रोटी रोटी कुछ समय के लिए हम लोग चबलाते रहते हैं, मुंह के अंदर चबलाते रहें, सब्जी वब्जी ना लें, ऐसे ही रोटी है तो थोड़ी देर बाद वो मीठी लगने लगती है, मीठी लगने लगती है और उसमें लार जैसी बन जाती है, जैसे मतलब गोंद टाइप की बन जाती है। तो वो किस वजह से हो जाती है? वो स्टार्च की वजह से हो जाती है। तो इस वाले जो बैक्सीकॉर्न होता है इसके अंदर स्टार्च ज़्यादा होता है। अब स्टार्च ज़्यादा होने की वजह से इसमें क्या होगा कि इससे क्या बनाए जाएंगे? आपके साबूदाना। तो भाई साबूदाना जब हम लोग खाते हैं बहुत ही चिपचिपे टाइप के होते हैं। क्यों होते हैं? वो स्टार्च की वजह से होते हैं। तो इतने इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। और जो आपका ये पॉड कॉर्न है जिसको हम जियामेज ट्यूनिकाटा बोलते हैं, ठीक है, तो इसका कोई भी कमर्शियल यूज़ नहीं है, इतना याद रखना। क्यों नहीं है? क्योंकि जी इसमें बहुत झंझटबाजी है, कमर्शियल यूज़ नहीं, इसीलिए इसका करते हैं। झंझटबाजी क्या है कि हर एक दाना तो इससे ढका रहेगा, हस्क से, छिलके से ढका रहेगा, तो कौन इसको खोलते बैठेगा, कौन इसको बाहर करेगा दानों को? तो इसका कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है। तो यहाँ तक तो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हमको चीज़ें समझ में आ पाएँ कि आपको क्या नहीं समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।